हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बता सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मटेरियल जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकता है। फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आगे अगर इस बात को हम बढ़ाएं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम उनको आगे फॉरवर्ड करें और उनके बारे में आगे स्टडी करें तो उसमें सबसे पहले अलग अलग उसकी पोजीशन आती हैं, जिसमें से फर्स्ट पोजीशन आती है अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रेस्ट में रखें। सेकंड पोजीशन आती है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मोशन करवाएं बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और थर्ड पोजीशन आती है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मोशन करवाएं बट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। दैट मीन्स अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो। तो ये तीन कंडीशन आती हैं। इन तीनों कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, जिसमें चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस केस में चार्ज को रेस्ट माना गया है। और ऐसी ही चार्ज की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्टेशनरी और रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी की जाती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया गया है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज का स्टोरेज जो होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आपका फर्स्ट लेसन जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें उस टॉपिक के टाइटल के बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा जो पहला लेसन है या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहली यूनिट है वो कम्प्लीटली डिपेंड है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की ही स्टडी करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है, काफ़ी बार देखा है, बचपन में भी हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये पाया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपस में रब करने से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये पेन है, ये रहा पेन मेरे पास। ये प्लास्टिक का पेन है। अगर मैं इसको अपने यहाँ से इससे रब करवाता हूँ और रब करवाने के बाद में मैं इसको डस्ट पार्टिकल के पास में लेके जाता हूँ, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब फोर्स की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कपड़ा है जिस पे मैंने इसको रब किया और ये जो प्लास्टिक का पेन है, जो इन दोनों को मैंने रब किया, दोनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, लेकिन रबिंग प्रोसेस की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो गई है। और उसके चेंज होने का रीज़न है इन दोनों के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं, और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अगर हम ऐसे ही रब करवाएं, जैसे एबोनाइट की रोड को हम रब करवाते हैं, या फिर बिल्ली की खाल से हम ग्लास रोड को रब करवाते हैं, या फिर एबोनाइट की रोड को उससे रब करवाते हैं, या फिर रेशमी कपड़े से किसी चीज़ को हम रब करवाते हैं। और इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जिसके बाल जो है वो काफ़ी बड़े हों, जैसे किसी लेडी का एग्जाम्पल लें हम लोग, तो उसके बाल जो काफ़ी बड़े होते हैं, जब वो अपने बालों को वॉश करती है, साफ़ करती है, उसके बाद में वो बालों को सुखाती है। सूखने के बाद में अगर सूखे बालों में विदाउट ऑयली
सूखे बालों में अगर वो कंघी करती है तो उसके बालों से चट चट की आवाज़ आती है। उसका रीज़न ये होता है कि सूखे बालों में कंघी करने से बालों के बीच में और कॉम्ब के बीच में रबिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अगर उसी कंघी को अगर अपन फर्श के पास लेके जाएं और तो हम देखेंगे कि उससे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो चिपक जाते हैं, मतलब वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्ब के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदल गई हैं पहले से। अगर उसी कंघी को अगर हम वॉश कर देते हैं पानी से और उसके बाद हम अगर उसको डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल भी उनको अट्रैक्ट नहीं करती है। इसका मतलब वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल मतलब अपनी पहले की ओवन कंडीशन में आ चुकी है वो। ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही हमने देखा होगा कि बहुत बार सर्दी के टाइम में आपने देखा होगा आप वूलन के कपड़े पहनते हैं। सपोज कीजिए कि नाइट में कभी लाइट चली जाए और आप अपनी स्वेटर उतार रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप स्वेटर उतारते हैं उस केस में वूलन और जो रेशमी कपड़े होते हैं उनके अंदर एक चटक की सी आवाज़ आती है और ऊपर से एक शाइनिंग भी हमें नज़र आती है। ये सब रीज़न है कि उनके अंदर जैसे ही वो रब होता है तो उसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाती हैं। इसी तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किए चार्ज से रिलेटेड, वो हमें इसी चीज़ की ओर हमें लेके जाते हैं कि किस तरीके से चार्ज का मतलब प्रोडक्शन हुआ था, किस तरीके से उसे प्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें अलग अलग जो हमारे मतलब टॉपिक हैं, जब चार्ज को प्रोड्यूस करने का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, जिसमें बाई कंडक्शन भी हो सकता है, बाई इंडक्शन भी हो सकता है, बाई फ्रिक्शन भी हो सकता है। बाई फ्रिक्शन और रबिंग बोथ आर सेम चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं और पार्टिकल्स हैं उनको हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डाला है और उन दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। एक फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास की वजह से लगता है, किसी भी बॉडी में मास की वजह से वो अप्लाई होता है। विदाउट मास वाली बॉडी में ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरी चीज होती है मास लेस बॉडी, जिसके पास मास नहीं है। जिसके पास मास नहीं है वो बॉडी रेडिएशन दिखाती है, वो रेडिएशन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को शो करती है। तो इसी तरीके से दो अलग अलग लेग्स बनी हुई हैं, लेकिन नेचर ने दोनों को सेम पावर दिया है। मास वाली बॉडी के पास मोमेंटम होता है, मास वाली बॉडी के पास मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और अदर फीचर्स भी उसके पास होंगे, अदर प्रॉपर्टीज भी उसके पास होंगी। इसी तरीके से रेडिएशन की बात करें हम लोग, तो रेडिएशन जैसे सन से आने वाली लाइट है वो वैक्यूम से ट्रेवल करके आती है सन तक, तो वो एक रेडिएशन के थ्रू आती है हमारे पास, उसमें भी एनर्जी होती है, लेकिन हम उसको मासलेस मानते हैं और उस मासलेस की वजह से ही हम लोग उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। उसकी अलग हमने फिजिक्स में भी उसको अलग तरीके से एक ब्रांच में डाल दिया गया है, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताए हैं, मास वाला कॉन्सेप्ट और रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट, इसको भी हम यूज करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे ना इन चीज़ों को, तो हमें अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और अदर जो ब्रांचेज हैं उनको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में रेस्ट मास के बारे में, जैसे सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में जो है आपका जो मोशन चार्ज जो है वो मोशन में है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो फर्स्ट केस में जो रेस्ट चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मतलब चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जहां तक वो अपना चार्ज उस एरिया के अंदर अपना फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करवाता है। दूसरी चीज जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती हैं। और थर्ड जो केस है जिसमें चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मोशन करता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती हैं बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनती हैं और उनके बीच में ऑसिलेशन होता है, जिससे थर्ड जो डायरेक्शन है उसमें एक वेव जनरेट होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं।
इसी तरीके से ये जो हमारी जो बुक है, पहली बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेसन है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, दूसरा लेसन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, और तीसरा लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे चार्ज के सेकंड पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें चार्ज मोशन करता है। उसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो अगला जो लेसन है वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स और मैग्नेटिज्म। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट से हम करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके रिगार्डिंग में लेसन बनाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी चार्ज के मोशन को ही डिफाइन करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से चलने वाले चार्ज को डिफाइन करती है। इस तरीके से जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो जो स्टडी की जा रही है वो चार्ज के बारे में ही स्टडी की जा रही है, जिसमें एक डायनामिकल चार्ज है और एक स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो दूसरी जो ब्रांच है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी समझा सकते हैं, जिसमें चार्ज मोशन में रहता है। इस तरीके से 2 ब्रांचों में पूरी फर्स्ट बुक को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट बुक को 2 अलग अलग पार्ट में चार्ज के स्टडी के अकॉर्डिंग ही अलग अलग 2 पार्ट में जो बनाया गया है, जिसके अंदर हमारे टोटल 8 लेसन है। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम अब कुछ सॉल्यूशंस जो हो वो पेपर आउट करेंगे, और उस पेपर के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम चार्ज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किस तरीके से वो यूज होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। थैंक यू। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग इसके आगे का सिस्टम। थैंक यू।